चलो, तो आपने मतलब काफी उन्होंने अपना क्वेश्चन सेट हमारे लिए छोटा कर दिया है। तो अजीत जी सहमत हैं आप? उन्होंने जो ये 10-11% की चुनौती बताई है दोनों गठबंधनों के लिए। नहीं, देखिए, मोटे तौर पर बात सही है प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि जो जाटो है, रविदास समाज जो है दलित का, वो आमतौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ रुझान दिखा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, नहीं तो सासाराम सीट नहीं जीत पाती कांग्रेस पार्टी, वो तो मीरा कुमार छोड़ के चली गई थी सीट, सासाराम सीट जीते ही इसी वजह से बसपा का एक असर है। लेकिन उस वोट को लेकर के, वो जो इलाका है, जिस इलाके में ये वोट कंसंट्रेटेड है और यूपी से लगता हुआ इलाका है, उसमें बसपा भी एक फैक्टर है। तो हम लोग को उसको काउंट करके और अपना उसको डिस्काउंट करके भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। और 5-6 सीटें हैं जिसमें रामगढ़ की सीट है, बक्सर की सीट है, भभुआ, मोहनिया, सासाराम, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां बसपा एक बड़े फैक्टर के तौर पर वहां काम करे, उसके कैंडिडेट अच्छा लड़ रहे हैं, तो वो एक फैक्टर होगा। लेकिन दलित की ओवरऑल आबादी जो है अभी इस बार की जाति गणना के हिसाब से 20% है, 19.7% है टोटल दलित, जिसमें मेजर वो बताया प्रदीप जी ने, वो ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो पासवान का है, और उसके बाद वो जो रविदास समाज है वो है, और उसके बाद उसमें एक बड़ा फैक्टर जिसको 6% में उन्होंने रखा, वो 3.2% के करीब मुसहर है, जो लगभग पूरी तरह से अपना रुझान एनडीए की तरफ दिखाता है, और वो ज्यादा पोलराइज होता है जीतन राम मांझी की वजह से वो। और उस इलाके में कंसंट्रेशन भी है मगध के इलाके में दलित आबादी 30% 35% से ज्यादा है। हम अभी सिर्फ दलित उस वाली बात कर रहे हैं, तो वो एक मेजर फैक्टर है। और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है दलित और महादलित वाली, उन्होंने एक्सक्लूड करके पासवान को पॉलिटिक्स की थी। अब बाद में पासवान भी जब आ गए, पिछली बार अलग थे, इस बार आ गए, तो वो एक एडवांटेज का एडेड एडवांटेज है एनडीए के लिए दलित वोट में। अब ईबीसी की जो बात है, मल्लाह का अपना जो कोर जिस जाति से आते हैं, अपना निष्कर्ष बताते जाएं, दलित वोट का निष्कर्ष। दलित वोट में मेजॉरिटी दलित वोट किधर है? एनडीए के साथ है, हमेशा की तरह हमेशा रहा है, और इस बार भी है, मेजॉरिटी वोट एनडीए के साथ है। और ईबीसी में जो मल्लाह की बात अगर आप करें, तो वो एग्जैक्टली जो इनकी जाति है मुकेश सहनी की, वो 2.86 है, और ओवरऑल जो उपजातियां हैं वो सब मिलाकर के 9% को एक्सीड करती हैं, थोड़ा एक्सीड करती हैं। लेकिन उन जातियों में नीतीश कुमार की ज्यादा पकड़ है, और नीतीश कुमार ने कैंडिडेट्स भी उस हिसाब से ज्यादा दिए हैं, जो इस इलाके में, जो सीमांचल के इलाके में और भागलपुर के इलाके में, और इसी इलाके में मेनली जो इनकी दूसरी उपजातियां हैं उनको ज्यादा टिकट भी दी है नीतीश कुमार ने। तो एक ईबीसी का जो कोर वोट है नेचुरली वो बीजेपी के साथ है हमेशा। और पोस्ट इलेक्शन जो डाटा उठाया गया उसके हिसाब से भी, जब अकेले लड़ी थी बीजेपी 2015 में, तो ईबीसी का 52% वोट बीजेपी को मिला था। तो ईबीसी का एक जनरल रुझान एनडीए की तरफ होता है, और उनको जो एडवांटेज हो रहा था मुकेश सहनी के आने से, वो नुकसान यहां हो गया कि एक तो उनको बहुत देर तक लटका के रखा गया, उप मुख्यमंत्री उनको घोषित जरूर किया गया, लेकिन जो 15 सीटें दी गई उसमें से 4 सीटें उनकी चली गई, एक पर उनका नामांकन कैंसिल हो गया, 2 पर नाम वापस करा लिया आरजेडी ने जबरदस्ती, बाबू बरही और उनके भाई वाली सीट जो गौरव बोराम है, और एक सीट पर अभी भी उनका फ्रेंडली फाइट है, तो वो 10 सीट लड़ रहे हैं। और जो भाई बैठे हैं, और उसमें भी अब आपको बता दें, ये मतलब रिसेंट डेवलपमेंट था कि कैमूर में जो पूरा जिला है, उस जिले में मुकेश सहनी की पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम महागठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे इस जिले में। अच्छा, तो ये इतनी गड़बड़ी हुई उनको लेकर के, इतनी बदमजगी हुई, और जिस दिन उनके भाई बैठे हैं संतोष सहनी, उस दिन से लगभग वो बात ये वाइप आउट हो गया कि उनकी वजह से कोई एडवांटेज महागठबंधन। आप तो खैर बहुत डिटेल में चले गए, सीट बाय सीट आपने महागठबंधन ईबीसी का भी वोट जो है वो मैक्सिमम वोट। प्रदीप जी ने कहा सबसे बड़ी डेमोग्राफी जाति है, 90% लोग जाति देख के वोट करते हैं। आपके हिसाब से जातियों का गणित जो है वो एनडीए के फेवर में है? भाई हमेशा है ना, 32% जातियां महागठबंधन के साथ हैं, और 68% जातियां मोटे तौर पर, उसका अगर कुछ कटता भी है तब भी उसमें मेजोरिटी। आपकी बात से प्रदीप जी कितना सहमत है ये भी पूछ लूं, फिर अवधेश जी में आता हूं। जी बताएं, उनका मानना है कि सारा सोशल कोलिशन, सारा अरिथमेटिक गणित करने के बाद भी एनडीए के लगता है कि सोशली एनडीए ज्यादा अलाइंड है। प्रदीप जी देखिए, अब साहब ने अपना आकलन बताया है, तो हम तो कुछ सीटों का उन्होंने जिक्र किया है जो कि बाहुल्य है, उन सीटों के ऊपर अमुक अमुक जातियां और अमुक अमुक जातियों का। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम जो आज की डेट में जगजाहिर है, और जो मुझे नजर आया, पासवान क्लियर है, उसमें कहीं कोई ज्यादा लब्बोलबाज है नहीं कि वो एनडीए की तरफ है। जहां तक जाटव की बात करी, तो वो मैं अभी भी मानता हूं कि यदि लगा रहा हूं बहुत बड़ा मैं,
सीधा सा सिंपल गणित ले लीजिए कि 31% यदि MY है और यदि 40% वोट मिलता है महागठबंधन की पार्टियां और NDA की पार्टियां जो 24 में थी और अभी 1 साल ही हुआ है उनका चुनाव हुए 1.5 साल, तो 40% साहब वोट कहां से आया? 40% में तो इसका मतलब है MY के अलावा बहुत कुछ है और बहुत कुछ 9 पॉइंट्स का इजाफा अपने आप में बहुत बड़ा इजाफा होता है और कहलाता है। जब किसी भी पार्टी को 40% वोट मिलने लगते हैं, भली सीट की बात हम बाद में करेंगे, अभी तो हम कौन कहां पर आगे है उसकी बात कर रहे हैं, तो बिना जाटोस के जो 5% में से जब तक उनको 4% बड़ा नंबर ना मिले तब तक वो 31 और 4 35, उसके बाद भी 5 बचते हैं, तो अब मैंने मान लिया जितने बचे हैं उसका 10 से 20% वोट वहां से आया है। सर बड़ा तो एनडीए का भी होगा ना, लोकसभा में मैं निकाल ही रहा हूं एनडीए का। जी, एनडीए 48%, 48%, हाँ, 48% और 39% महागठबंधन था। तो पिछला लोकसभा तो ये तो रिवर्स लॉजिक उन पे भी अप्लाई होना चाहिए कि वो भी इधर का ले सकते हैं। यस नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें एक और चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी लोकसभा के संदर्भ में, वो थी पप्पू यादव का इंडिपेंडेंट लड़ना और अच्छा खासा जीतना। तो यदि इस बार मान ले कि पप्पू यादव की ऐसी कोई पार्टी है, वो तो है नहीं, तो उसका भी एक फर्क वहां पर आता हुआ दिखता है। लेकिन नेट बात करें तो दलित का जो ये 16 मैं मानता हूं, और वो जो 3 और 4% दलित महादलित की कहानी है, वो बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिसका कि बड़ा मुश्किल है आकलन कर पाना। तो ये जरूर लगाया जा सकता है कि आज की डेट में दलितों के बीच में खासकर मल्ला प्लस ये, क्योंकि सवाल 3 या 4% या 4 या 5 सीट का नहीं है, वो तो जहां पर मौजूद है वो वहां पर मौजूद है, वो वहीं से टोटल वोट आ रहा है, तभी तो वो 40 की तरफ बढ़ते हुए आया। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, अभी का मेरा आंकड़ा इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ साहब की बात को फर्दर डिकोड। ठीक है अवधेश जी, उन्होंने कहा भाई दलित वोटरों का एक वर्ग और ईबीसी का एक चंग, खासकर मल्ला का नाम लिया उन्होंने, ये एक किस्म से तय करें, आप सहमत हैं? नहीं, देखिए बिहार के चुनाव को अगर हम केवल ये मान लेते हैं कि जातीय गणना के आधार पर निष्कर्ष निकाल लें, तो वो एक आज के सामाजिक सोशियोलॉजी के आधार पर वो एक स्टडी हो सकती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को केवल बिहार में जातीय गणित के आधार पर ही वोट मिलता है? जातीय गणित है उसमें, बड़ा सवाल है। क्या इसी आधार पर वोट मिलता है? क्या किशनगंज और पूर्णिया में ये जातियां उसी प्रकार से अररिया में और मधुबनी और दरभंगा में इसी प्रकार से वोट करेंगी जहां उनको डायरेक्ट जो है मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ना है? तो इसलिए ये ओवरऑल एक बात हम कर लेते हैं कि इतनी जातियां इस ओर जाती है। जहां तक रविदास का सवाल है, तो मुजफ्फरपुर के बोचहा में तो रविदासों ने बाजाबता वहां जनता दल वहां एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया, खुल के कहा कि हम वोटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए एकदम से उसके आधार पर जब हम सारा कुछ सोचते हैं ना, तो फिर निष्कर्ष निकालने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। इसलिए वो है, इस बार हमने जितनी जातियां बटी हुई देखी है बिहार में, ये कभी नहीं था। लालू प्रसाद यादव के सामने अगड़ी जाति पिछड़ी जाति होती थी, इस बार छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी हो रही है, उनके नेता खड़े हो रहे हैं। लेकिन मतदान के दिन वो उसी प्रकार से हुआ है, ये अभी तक के चुनाव की प्रवृत्ति से स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं किसी जाति का हूं अवधेश कुमार, हमारी गणना होगी तो, लेकिन हम 24 घंटे क्या जाति ही सोचते आपने सरने में ऐसा लगा है आपकी जाति पता ही नहीं चलती। हमें मालूम है, वो अलग बात है। अरे प्रदीप सिंह की जाति मान लिए पता है, लेकिन 24 घंटे में कितनी देर जाति के बारे में सोचते होंगे हम फलाने जाति का है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अच्छा चलिए, दो में से एक प्रदीप जी ने अपना एग्जिट पोल दे दिया, प्रदीप सिंह जी ने दे दिया, ठीक, प्रदीप गुप्ता जी ने नहीं दिया, आप तो दीजिए। नहीं, मेरा एग्जिट पोल पहले दिन से है कि जो जिस स्थिति में चुनाव आयोजित हुई, जिस प्रकार से दोनों गठबंधनों की स्थितियां थी, एक गठबंधन अंत तक अपने सीट के समझौता नहीं कर रहा है, दूसरी ओर चुनाव अभियान शुरू हो गए हैं, और उस प्रकार से जो बिहार के और देश के सामने मुद्दे थे और बिहार की लोगों की जो सामूहिक आकांक्षाएं थी, जो उन सबको मिला के अगर हम देखते हैं, तो इस समय भी मुझे आज के मतदान के बाद भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे दिखता है। यद्यपि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो 3 समस्याएं थी, पहली समस्याएं थी जो भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के विरुद्ध पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष था,
और जो गया की वोटिंग अभी मैं देख रहा हूं अगर इतना कम है जी। तो वो थोड़ी चिंताजनक है। दूसरी स्थिति ये थी कि मांझी के उम्मीदवारों को लेकर भी बीजेपी के वर्कर बोलते थे कि अगर ये परिवार को ही टिकट देंगे और बेचेंगे तो हम मुफ्त में काम क्यों करें, ठीक है। और यही स्थिति लगभग लोजपा के कुछ उम्मीदवारों को लेकर के थी। ऑलराइट।